सभी को नमस्कार। बहुत स्वागत है आप लोगों का शिक्षणम एजुवर्स के नए क्लास में। और जैसा कि हम लोगों ने आपसे पहले भी कहा था कि सिंथेसिस की जो सीरीज़ चल रही है उसमें हम लोग सिंपल तक के जितने भी वाक्य हैं वो पूर्ण कर चुके हैं, और उसमें जितने भी तरीके हैं वो लोग वो सभी चीज़ें आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स में नोट की होंगी। इसके बाद आज हम चल रहे हैं किस पर, तो अपने कंपाउंड सेंटेंस पर। कंपाउंड सेंटेंस को किस तरीके से चेंज करेंगे और इन्हें सिंपल में और कॉम्प्लेक्स में कैसे चेंज किया जाएगा, फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल और कंपाउंड में कैसे चेंज करेंगे, ये सारी बातें हमें इस अध्ययन के दौरान करनी है। तो आज का जो हमारा विषय है जिस पर हमें विचार करना है वो है कंपाउंड सेंटेंसेस। और कंपाउंड सेंटेंस क्या है देखिएगा ध्यान से। अ कंपाउंड सेंटेंस सेज इज मेड अप ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज का क्या मतलब होता है, आपने सुना होगा कि जैसे किसी क्लॉज में यदि किसी इस प्रकार की निर्भरता है कि अगर उस क्लॉज को हम तोड़ भी दें या अलग कर दें तो उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ने का मतलब है कि उनके जो सेंस के अर्थ हैं वो बदलते नहीं हैं। इसे हम प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज भी कहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर किनारे नोट कर दिया है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज भी कहा जाता है। तो नंबर 1 पहली चीज़ अपने दिमाग में बैठा के चलिए कि जितने भी हम इसमें रूल्स सीखने वाले हैं ये सब आपकी ग्रामर के बुक के अकॉर्डिंग आप लोगों के सामने पेश किया जाता है। इन्हीं पर बेस किए जो क्वेश्चंस होते हैं वो बोर्ड के एग्जामिनेशन पेपर में भी, और साथ साथ पेपर सेटर्स जब आपके पेपर को बनाते हैं तो सिंपल के बाद उनका मोस्ट जो फेवरेट टॉपिक होता है कि जिस पर वो चर्चा करते हैं बच्चों के साथ, वो होता है कंपाउंड। और इसी के जो नियम होते हैं ये थोड़े से बच्चों को लेंदी पड़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत सरलता से हम इसको समझेंगे। लेकिन अगर रूल बाय रूल लेकर चलेंगे तो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट होगा, और रूल बाय रूल अगर हम नहीं सीख पाएंगे तो ये कल को हमें प्रॉब्लम देगा। तो सबसे पहली बात है कि हम कंपाउंड सेंटेंस जब शुरू कर रहे हैं तो देखिए, अ कंपाउंड सेंटेंसेस इज मेड अप ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज। सबसे पहली चीज़ इसमें बताई है, जो कंपाउंड सेंटेंस होता है वो 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाकर बनता है। अब कुछ बच्चों के लिए देखिए नई चीज़ है कि क्लॉज क्या होते हैं। तो क्लॉज को हम साधारण वाक्य में, छोटे से शब्द में हिंदी में से हम उपवाक्य कहते हैं। तो क्या है कि उपवाक्य का जो अपना सेंस होता है वो अपना पूर्ण अर्थ जब स्थापित करता है, तो देखिए सेंटेंस में कई सारी फाइनाइट वर्ब हो सकती हैं। फाइनाइट का मतलब मैं पहले भी क्लासेस में आपको बता चुका हूँ। फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है कि जो वर्ब हमें सेंटेंस में टेंस बताए, नंबर बताए या पर्सन बताए, तो इसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और जो ये तीनों ही चीज़ें नहीं बताती उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो हमें आज देखना है कि कंपाउंड सेंटेंस में ये जो फाइनाइट वर्ब है इसका क्या खेल है। इसको देखिएगा थोड़ा सा से एक उदाहरण मैं सामने ले रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। तो दोनों चीज़ें हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारा जो विषय रहेगा वो फाइनाइट वर्ब्स के अकॉर्डिंग कंपाउंड पर चलेगा। तो फाइनाइट वर्ब सबसे पहले, और नॉन फाइनाइट वर्ब में सिंपल की 3 चीज़ें हुई थी। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपने दिमाग पे जोर डालिए। नॉन फाइनाइट वर्ब को सिंपल सेंटेंस में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था। नंबर 1 क्या पढ़ा था? पार्टिसिपल। नंबर 2 पढ़ा था जेरेंड, और नंबर 3 पढ़ा था इन्फिनेटिव। और अगर पिछली क्लासेस को आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो इन सब के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी होगी, ठीक है। और अगर पूर्व ज्ञान, मैंने कहा पूर्व ज्ञान होगा तभी हम नई चीज़ों को सीख पाएंगे। तो पहला सेंटेंस है ही वर्कड वेरी हार्ड बट। अब देखिए ध्यान से 2 चीज़ें ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जब भी हम कह रहे हैं कि कंपाउंड सेंटेंस किन से जुड़ रहा है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2 और मोर। अब देखिए 2 या 2 से अधिक, या तो 2 हो या तो 2 से अधिक हो। अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो हम उसे कंपाउंड सेंटेंस की श्रेणी में लाते हैं। आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी, सिंपल सेंटेंस में कई सारे वाक्य मिलते थे, उन्हें हम सेपरेट कंबाइंड, सेपरेट कंबाइंड, सेपरेट कंबाइंड इस तरीके से करके बनाते थे। कई बार हमें 2 वाक्य मिले, कई बार हमें 3 भी मिले, और कई बार जो हमने पिछली क्लास की है उसमें देखिएगा ध्यान से, जो लास्ट वाला रूल है उसमें कम से कम 4-4 वाक्य मिल रहे हैं, और उनको आपने अपोजिशन के साथ, कॉमा के साथ सेपरेट किया है। और वो रूल किस पर आधारित था? तो अगर पिछली वीडियोस देखी होंगी तो पता होगा आपको कि कबीर, फिर उसके बाद कॉमा लगाया, ठीक है। अ फेमस पोएट ऑफ हिंदी लिटरेचर, फिर कॉमा लगाया, फिर लिखा वाज अ वीवर, ठीक है। कबीर जो हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक थे या कवि थे, क्या थे? जुलाहे थे। वाज अ वीवर, जुलाहा, ठीक है, जो कढ़ाई वगैरह का काम करते हैं उन्हें वीवर कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब समझना ध्यान से। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो सबसे बड़ी चीज़ है कि कंपाउंड सेंटेंस में आपको एक चीज़ दिखाई देगी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कंजंक्शन दिखाई देगी। पिछली क्लासेस में हमने आपसे ये भी कहा था
कि जब हम बात कर रहे हैं कंजंक्शंस पर, तो दो प्रकार की कंजंक्शंस होती हैं, एक को कहते हैं सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस कंजंक्शंस, और एक को कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो उन सारी कंजंक्शंस के बारे में मैंने बताया था कि उस टाइम समय नहीं था कि इस पर ज़्यादा चर्चा की जाए, लेकिन आज जो कंपाउंड सेंटेंस आप शुरू करने वाले हैं उनमें इन सब की बहुत बृहद चर्चा होगी इन सब पर। अब देखिएगा ध्यान से, बट लिखा हुआ है, तो बट एक क्या है, तो सभी बच्चे ध्यान दें कि बट एक कंजंक्शन है, सभी को पता है, और ये दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है कंजंक्शंस। इनकी दो श्रेणियां हैं, सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग। अब वो क्या है, वो धीरे धीरे हम रूल बाय रूल समझते चलेंगे। इतनी एक्साइटमेंट आपके अंदर होनी चाहिए कि हम नए नए रूल्स सीखें, और धीरे धीरे जब आपको एक के बाद एक चीज़ें बताते रहेंगे हम लोग, तो आप उस चीज़ को नोट करते रहेंगे। तो देखिए ही वर्ड, अब देखिए यहाँ पर भी करता और यहाँ पर भी करता है, ध्यान दीजिएगा। क्या आप ध्यान देकर मुझे बता सकते हैं, कमेंट में बता देना कि यहाँ पर दो प्रकार की फाइनाइट वर्ब्स हैं, कौन कौन सी, सामने ध्यान दो। एक है वर्कड और एक है वॉज। चेक करो है कि नहीं है। तो देखो वर्कड भी एक फाइनाइट वर्ब है जो टेंस बता रही है, और यहाँ से भी हमें फाइनाइट वर्ब का उदाहरण मिल रहा है। अब यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान देने वाली, जब भी हमें फाइनाइट वर्ब मिलती हैं, अब इस चीज़ हम ऑपरेशन बाय ऑपरेशन आपको समझाएंगे। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि हम किसी पर निर्भर नहीं हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस दुनिया में इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश में हैं कि हमें किसी पर निर्भर ना रहना पड़े, और अच्छी बात है, इंडिपेंडेंट बनना भी चाहिए। तो इसी में ग्रामर का एक टॉपिक है, जो इंडिपेंडेंट बनना चाहता है उसको कहते हैं हम इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये किसी पर निर्भर नहीं रहता। जैसे अगर हम आपसे आधी बात कहें कि वह जैसे मान लीजिए कोई मोहन नाम का लड़का है, मोहन रात को मैदान में फुटबॉल खेलने गया, ठीक है। अब इसका हमें आधा वाक्य निकालना हो कि वो मैदान में खेलने गया, तो आपके मन में आएगा कि पहला प्रश्न आएगा कि कौन खेलने गया, पहला प्रश्न यही आएगा ना, क्योंकि वाक्य अधूरा है। इसी तरीके से जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो किसी ना किसी चीज़ पर निर्भर होते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट पर हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट पर हो, चाहे वो किसी चीज़ पर हो। इंडिपेंडेंट क्लॉज किसी पर निर्भर नहीं होते। देखिए ध्यान से, ही वर्कड वेरी हार्ड, ही वर्कड वेरी हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। अब एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पर बट से लेकर आधा सेंटेंस छुपा दूँ, तब भी क्या इस पर फर्क पड़ने वाला है? नहीं सर, ये पूर्ण वाक्य है, आप किसी के लिए भी कह सकते हैं उसने कठिन परिश्रम किया। ठीक, कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वाक्य है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, किसी पर निर्भर नहीं है। अगर बाई चांस ये जो वाक्य होता वो किसी आगे वाले सेंटेंस पर या अगले वाले सेंटेंस पर निर्भर होता कि सर इसका अर्थ तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक आगे वाला पता ना चले, तो इसे हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम कह रहे हैं कि ही वर्कड वेरी हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, ये अपने आप में पूर्ण अर्थ दे रहा है, इसके लिए किसी पर इसको निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है, इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया, इंडिपेंडेंट क्लॉज। बात समझ में आई? आईसी का मतलब है इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी ये किसी पर निर्भर नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बीच में कंजंक्शन लगी हुई है बट, इसके बाद थोड़ा सा सेंटेंस पढ़िए, ही वॉज नॉट सक्सेसफुल, वह सफल नहीं हो पाया या नहीं हो सका, या कुछ भी आप कह सकते हैं, वह सफल नहीं हुआ। तो ही वॉज नॉट सक्सेसफुल, वह सफल नहीं हुआ। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसका सफल ना होना क्या इस वाक्य पर निर्भर है? नहीं है। अगर मैं केवल यही कह दूं वह सफल नहीं हुआ, वह सफल नहीं हुआ, यह अपने आप में पूर्ण अर्थ है। इसकी सफलता का कारण इस पर निर्भर नहीं है। आप इसे बोलकर इसे भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे बोलकर इसे भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? इंडिपेंडेंट क्लॉज की पहचान है कि ये किसी पर निर्भर नहीं होते। समझ में आया कि नहीं? और इनको एक कंजंक्शन से जोड़ दिया गया, बट से जोड़ दिया गया, तो ये क्या बन गए, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये सिखाया जा रहा है आपको कि कंपाउंड सेंटेंस में देखिए दो सेंटेंस अलग अलग थे, उसका बहुत परिश्रम करना, उसका सफल ना होना, दो चीज़ें थी। आपने किससे जोड़ा? आपने कंजंक्शन से जोड़ा। जोड़ा कि नहीं जोड़ा? और यही चीज़ कंपाउंड बन गई। सिंपल में भी जब आप सेपरेट वाक्यों को लेते थे तो आप कहीं पार्टिसिपल का यूज़ करते थे, थोड़ा ध्यान दीजिए, कहीं आप जेरेंड का यूज़ करते थे, कहीं इन्फिनेटिव का यूज़ करते थे, और फिर क्या होता था कि जब वो चीज़ें जुड़ जाती थी तो आपको लगता था कि हाँ मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, और इसमें कहीं भी आपको कोई आवश्यकता नहीं थी कि आप एक सेपरेट सेंटेंस को बार बार कंबाइन करें। जैसे आपको थोड़े दिन पहले याद होगा राणा प्रताप वाला, जो मैं बार बार अपने उसमें कहता हूँ कि लेक्चर्स में, कि राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़, वाज अ ग्रेट वॉरियर। अब देखिए कैसे उसको बनाया था कि राणा प्रताप, फिर कॉमा लगाया, द किंग ऑफ मेवाड़, फिर कॉमा लगाया, वाज अ ग्रेट वॉरियर, उसको खत्म कर दिया। अब इसमें कहीं भी आपको सेपरेशन के साथ आगे नहीं बढ़ना पड़ा, आपने एक साथ पूरे सेंटेंस को कंबाइन कर दिया। क्या यहाँ पर कंजंक्शन का यूज़ हुआ? नहीं हुआ। लेकिन जब हमने पिछली लास्ट क्लास की थी तो थोड़ा याद करो ना कि उसमें हम लोगों ने क्या किया था, उसमें हम लोगों ने किया था कि बट भी लगा के
एंड भी लगाकर कंजंक्शन का प्रयोग करके भी, जैसे याद होगा आपको ब्रेड और टोस्ट वाला उदाहरण याद आया, ही टुक टी एंड टोस्ट, उसने चाय भी ली और उसने टोस्ट भी लिया। तो आप क्या करते थे, छोटा सा कंजंक्शन लगा दिया एंड और काम बन जाता था। यही तो किया था केवल, ही टुक टी और लगाया एंड, फिर लगाया टोस्ट और हो गया काम। वहां भी कंजंक्शन का यूज कर रहे थे, लेकिन वहां बना रहे थे सिंपल, वो भी एक नियम था, और यहां बना रहे कंजंक्शन का यूज करके कंपाउंड। अब बात समझ में आई। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। देखिए, ही केम हेयर, वो यहां आया। अब बताओ, अगर मैं तुमसे आगे वाला सेंटेंस ना भी बोलूं तो क्या ये जो वाक्य है ये किसी और चीज पर निर्भर होने की आवश्यकता मांग रहा है? नहीं मांग रहा है। वो यहां आया, अपने में पूर्ण है। क्या बता सकते हो उसमें फाइनाइट वर्ब कहाँ है? तो आपको पता होगा सर, केम ये फाइनाइट वर्ब है। क्यों? टेंस बता रही है। ठीक। दूसरी चीज, यहां पर लगा हुआ एंड बेटा क्या है? कंजंक्शन है, सबको पता है। देखो ध्यान से, ये कंजंक्शन है। अब आगे देखना क्या लिखा हुआ है, टोल्ड अस द ट्रूथ। कितने बच्चों को ये बात पता है, जब एक ही सेंटेंस, एक ही कर्ता कोई दो काम करे तो बार बार कर्ता का यूज हम लोग नहीं करते हैं। कितने बच्चों को ये पता चल गया है, सेंस पता है आपको कि हे केम हेयर, वो यहां आया और उसने सत्य बोला। अब देखिए, ही ने ही तो सत्य बोला है। बताइए, थोड़ा जोर दीजिए अपने दिमाग पे। वो यहां आया, ठीक, एंड ही टोल्ड अस द ट्रूथ, और उसने हमें सत्य बताया। क्या दिक्कत है? सत्य बताने का काम इस ही ने ही तो किया है। तो आप प्रोनाउन के यूज में जानते हैं, जब कोई एक ही करता बार बार वही एक ही व्यक्ति काम कर रहा हो, एक ही अलग अलग काम कर रहा हो, तो उसको बार बार हम यूज नहीं करते। तो ही केम हेयर एंड, अब हम चाहें ही लगाएं तब भी सही, नहीं लगाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं। ही टोल्ड अस द ट्रूथ या केवल टोल्ड अस द ट्रूथ, तब भी दोनों वाक्य सही हैं, जैसे तो आप लोगों को पता है। अब थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा मान लीजिए कि यहाँ पर ही लगा हुआ है, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लीजिए यहाँ ही लगा हुआ है, ठीक। अब देखिए, वही पुरानी बात हो गई। अगर कंपाउंड के एक एक शब्द को समझ लोगे तो आगे जितने रूल हम लोग पढ़ने वाले हैं उन सब में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। वरना आप लोग क्या करेंगे कि कहीं कंपाउंड का अर्थ इधर ढूंढेंगे, कहीं किताबों में, कहीं नोटबुक में, कहीं कहीं देखोगे, तो क्या फ़ायदा है? एक ही चीज़ में, एक ही क्लास में सारी चीज़ें समझ में आ जाए, इससे बढ़िया और क्या होगा। अब देखो ध्यान से, ही केम हेयर, वो यहाँ आया, इसका अपना पूर्ण अर्थ है, ठीक। यहाँ पर एंड लगा है कंजंक्शन, ये भी ठीक है, कंजंक्शन से जुड़ गया यानी कंपाउंड। दूसरी चीज़, ही टोल्ड अस द ट्रूथ, उसने हमें सत्य बताया। एक बात बताओ, खुद ही सब लोग बताना, ये जो ही टोल्ड अस द ट्रूथ है, क्या ये इस चीज पर निर्भर कर रहा है? अरे यार, हम डायरेक्ट कह दे उसने हमें सत्य बताया, तो क्या ये बात किसी पर निर्भर कर रही है कि वो यहां आया और उसने सत्य बताया? नहीं सर, ये स्वतंत्र वाक्य है, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। अगर हम एंड यहां से हटा दें, ही केम हेयर यहां से हटा दें, तो क्या इसका अर्थ पूर्ण नहीं होगा? जल्दी बताओ, होगा ना? होगा कि नहीं होगा? इसका अर्थ पूर्ण होगा कि नहीं होगा? और अगर अर्थ पूर्ण हुआ तो क्या करेंगे? अर्थ पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ? स्टॉप करो तुम। देखिए, हम कह रहे हैं कि अगर ये एंड बीच में लगा हुआ है, इसका तो अपना पूर्ण अर्थ है कि नहीं है? उसने हमें सत्य बताया, इसका भी पूर्ण अर्थ है। और अगर मैं ये कह दूं, ये कुछ ना बोलूं, ही केम हेयर, वो यहां आया, इसका भी तो पूर्ण अर्थ है। तो देखो, डिपेंडेंट क्लॉज है। क्लॉज नंबर 1 यहां से यहां तक, क्लॉज नंबर 2 यहां से यहां तक। अगर मैं यहाँ का ही गायब कर दूं तब भी सेंटेंस पे फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अर्थ ये हो जाएगा, वो यहाँ आया और उसने हमें सत्य बताया, कोई दिक्कत नहीं। क्या हम अगर इतना सेंटेंस बोलते हैं तब भी वो सही है, पूर्ण अर्थ दे रहा है? इतना सेंटेंस बोलते हैं तब भी वो पूर्ण अर्थ दे रहा है। अब आप लोगों के लिए इस विचार करने वाली बात है, जब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, बीच में कंजंक्शन से जुड़ गए, तो एक कंपाउंड सेंटेंस की श्रेणी में आ गए। क्लियर है? इंडिपेंडेंट क्लॉज होने चाहिए कंपाउंड बनाने के लिए। देखिए ध्यान से, परिभाषा पर जोर दीजिए। मैं क्यों इतना टाइम लगा रहा हूं एक ही चीज को समझाने पे? परिभाषा पे जोर दीजिए, 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज। मैं कह रहा हूं कंपाउंड बनाने के लिए स्वतंत्र वाक्य होने चाहिए। इंडिपेंडेंट को आप शुद्ध हिंदी भाषा में स्वतंत्र मान लीजिए, मुक्त वाक्य होने चाहिए। ना इसका अर्थ इस पर निर्भर हो और ना इसका अर्थ इस पर निर्भर हो, स्वतंत्र वाक्य होने चाहिए, तब आप कंपाउंड बना पाएंगे, अन्यथा नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं? अगला देख लीजिए ध्यान से, ये कोई सेंटेंस नहीं बनवा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए है। शी रीड द बुक, उसने पुस्तक पढ़ी है। अब देखना, एंड से जुड़ गया रिटर्न्ड इट टू मी, और उसने इस पुस्तक को मुझे वापस कर दिया। अब एक बात बताओ, थोड़ा सा यही वाली चीज जहां पर यहां पर ही मान लिया था, उसने पुस्तक पढ़ी। भैया आकाश बताना, पुस्तक पढ़ने का काम लड़की ने किया
और उस पुस्तक को मुझे वापस करने का काम भी लड़की ने किया। तो क्या हम यहाँ शी मान सकते हैं? थोड़ा सा आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो देख लीजिए ध्यान से, हमने यहाँ पे शी लिखा है, एंड शी रिटर्न्ड इट टू मी, और उसने इसे मुझे वापस कर दिया। ये इट किसके लिए आया है? किताब के लिए, निर्जीव है ना, और मुझे वापस कर दी तो मुझको के लिए टू मी आया है, शी रिटर्न्ड इट टू मी। अब एक बात बताइए, यहां पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, नीचे वाले में कंजंक्शन लगा है एंड, शी रिटर्न्ड इट टू मी, उसने इसे मुझे वापस कर दिया। तो हो सकता है वो इसे में कोई बोतल हो, पेंसिल हो, पेन हो, कुछ भी हो सकता है। इस वाक्य की पूर्ण अर्थता इस पर निर्भर नहीं है। अगर मैं केवल इतना बोलूं आकाश भैया, इसको छोड़ दें हम लोग और केवल इतना बोलें, शी रीड द बुक, उसने पुस्तक पढ़ी। अब एक बात बताओ, क्या ये जो पुस्तक है शी रीड द बुक, ये जो पुस्तक है, ये जो पढ़ने का सेंस है, ये किसी चीज पर निर्भर है? जल्दी बताओ, शी रीड द बुक, उसने पुस्तक पढ़ी, या क्या इस चीज पर निर्भर है? नहीं निर्भर है। अब एक बात बताओ, अगर इसको छोड़ दें और यहां पर पकड़ लें शी रिटर्न्ड इट टू मी, उसने इसे मुझे वापस कर दिया, ये भी क्या पुस्तक पर निर्भर है? नहीं, वो कुछ भी वापस कर सकती है। कोई जरूरी इट की जगह पर अगर हम कोई नया शब्द लगा दें, द पेन, शी रिटर्न द पेन टू मी, अब ये सीधी सी बात है, हम कुछ भी लगा दें वो आएगा तो वापस मेरे पास ही। यानी इसका अर्थ इस पर निर्भर नहीं और इसका अर्थ इस पर निर्भर नहीं, ये दोनों चीजें मिलकर क्या हो जाती हैं? इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट होना ही कंपाउंड सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है। जब हम कंपाउंड सेंटेंस के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो अब हम चल रहे हैं अपने नियमों पर। अब तुम लोगों को पसंद आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? ये दो चीजें हैं, तीन चीजें हैं, इन वाक्यों को देखकर एक चीज समझ जाना शुद्धता से कि जब भी कंपाउंड सेंटेंस को बनाया जाता है, अ कंपाउंड सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये दो चीजें बनाई जाती हैं, तब ये देखा जाता है कि कोई पहला वाक्य दूसरे पर निर्भर है या दूसरा वाक्य पहले पर निर्भर है, और दूसरी चीजें कंजंक्शन से क्या हैं? जुड़े हुए हैं। पहले ये चीज देखनी है, कंपाउंड सेंटेंस आपको जाहिर सी बात है जब एग्जामिनेशन पेपर में आपको मिलेगा तो आप ये पहली चीज देखेंगे कि जो हमें सेंटेंस कंपाउंड के लिए दिया जा रहा है, सबसे पहली पूर्णता क्या होनी चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। अगर ये पता चल जाए तो हम आगे नियम के साथ उसको बनाने का काम करते हैं, वरना नहीं। ये बात समझ में आई कि नहीं? अब हम चल रहे हैं नियमों पर। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए देखिए ध्यान से, एक एक चीज हम देखेंगे, समझेंगे और सारी चीज़ों को आपके सामने लेकर बताएंगे और विद उदाहरण। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कंपाउंड सेंटेंस की श्रेणियाँ शुरू हो चुकी है और कंपाउंड सेंटेंस के लिए नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करते रहिएगा। तो देखिए ध्यान से, एक एक चीज़ सरल भाषा में आपके लिए लिखी गई है। तो कंपाउंड सेंटेंस की विस्तृत जानकारी देखिए ध्यान से। पहली बात, कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे ही होंगे। इसका मतलब क्या है कि आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाने से पहले ये चेक कर लेना है हमारे सामने जो आए हुए सेंटेंस है क्या वो इंडिपेंडेंट हैं। अगर हैं तो फिर हम उसको बढ़ाने की प्रक्रिया में शामिल होंगे। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों क्लॉज किसी ना किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होंगे। कोऑर्डिनेटिंग सिर्फ लिखा हुआ है, बस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन संयोजक हिंदी में इसको हम कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंजंक्शन से जुड़े होंगे। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य जो हैं वो 7 माने जाते हैं। ट्रिक इनकी चलती है, अधिकतर जो ग्रामर की किताब हैं या जितने भी लोग ग्रामर के लिए इस चीज़ को रिकमेंड करते हैं वो एक छोटी सी ट्रिक बताते हैं जिसको कहते हैं फैन बॉयज। अब देखिएगा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? इन अ कंपाउंड सेंटेंस टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आर कनेक्टेड बाई अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यानी जो हमारा कंपाउंड सेंटेंस है उसमें दो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे वो कनेक्टेड होंगे, जुड़े हुए होंगे। किससे जुड़े होंगे? तो याद रखिएगा, किससे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। अब नीचे देखिए, शुद्ध भाषा में लिखा हुआ है। वैसे तो बहुत सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, लेकिन 7 यानी 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को मुख्य माना जाता है। मुख्य माने जिनसे हमारे सेंटेंस को बार बार बनाने के लिए एग्जामिनेशन पेपर में या बोर्ड परीक्षाओं में इनका यूज़ हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। बार बार जो सेंटेंसेस हैं कंपाउंड के, हालांकि सेंटेंस बनाने की बहुत लंबी प्रक्रिया है इसमें, लेकिन फिर भी जब कंजंक्शंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को प्रयोग में लिया जाता है तो फैन बॉयज का इस्तेमाल अधिकतर माना जाता है। तो क्या होता है फैन बॉयज? देखिएगा ध्यान से, अगर हमें इंडिपेंडेंट क्लॉज मिल जाते हैं, उसके बाद हमें अपने कंजंक्शन से इसको जोड़ना है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो हम फैन बॉयज का प्रयोग करते हैं। फॉर फैन बॉयज है क्या? एक ट्रिक है, देखिएगा ध्यान से, FANBOYS।
अब कुछ लोग कहेंगे सर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस याद नहीं रहती, तो सबसे अच्छी ट्रिक है फैन बॉयज़। फैन बॉयज़ यानी फैन से एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, उसके बाद बी से बट, उसके बाद ओ से और, फिर वाई से येट और एस से सो। अब देखिए याद हो गया। तो फैन बॉयज़ जो है वो कैसे किस तरीके से हमें याद करना है। बाई चांस किसी सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज दे दिए गए, भैया सुनना सभी लोग, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज दे दिए गए, आपको ऐसा सेंस महसूस हुआ इसमें यार फॉर लगना चाहिए तो आप फॉर से यूज़ कर लीजिए, आपको ऐसा महसूस हुआ एंड लगना चाहिए तो एंड से कर लीजिए। जैसा आपको कंजंक्शन सूटेबल लगे उस तरीके से उसको यूज़ कर लिया जाता है। तो फॉर, एंड, नॉर, बट और येट और सो, ठीक है। इस तरीके से हम अपने वाक्य, जैसे फॉर है के लिए, एंड और कोई दो चीज़ें हैं ये और ये, है ना, इस तरीके से। नॉर ना तो ना वाला जब कॉन्सेप्ट चलता है, बट लेकिन, और का मतलब या, मतलब कंडीशन दे दी जाए या तो ये करो या तो वो करो, येट का मतलब फिर भी, और सो का मतलब इसलिए। इस तरीके से हमें जब भी सेंस अगर लगेगा कि इसमें क्या यूज़ होना चाहिए तो हम उसको अपने रूल के अकॉर्डिंग चेंज करते हुए यूज़ कर लेंगे। अब हम एक एक चीज़ पर ध्यान देंगे कि जैसे यहाँ पर फॉर है, एंड है, नॉर है, बट है, इन सब का यूज़ किया जाना है तो वो किस तरीके से यूज़ होगा, क्या होगा, इन सारी चीज़ों को हम देखते रहेंगे। और एक एक जो रूल है उसको हम फैन कहने का मतलब एफ से लेकर एस तक सारे नियम के हिसाब से उदाहरण अपने चेक करते रहेंगे, समझते रहेंगे। तो पहला है हमारा फॉर। तो फॉर क्या होता है, फॉर का यूज़ होता है रीज़न के लिए। तो इसके रूल समझने हैं, एक एक रूल समझ जाएंगे, कंपाउंड के लिए भी, कॉम्प्लेक्स के लिए भी सबके हम नियम समझ जाएंगे, सबके रूल समझ जाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है फॉर, उनको देखिएगा ध्यान से। फैन बॉयज़ की श्रेणी में हम लोग आगे चल रहे हैं और फैन बॉयज़ का जो पहला एफ है जिसको हम फॉर कहते हैं उसको हम समझने वाले हैं। कभी कभी कंपाउंड सेंटेंस में क्या होगा कि हमने कहा कि जैसा आपको सेंटेंस मिले, आपको जैसा सेंस मिल रहा है, आप वैसे सातों कंजंक्शंस में से कोई एक लगा लीजिए, लेकिन वो लगाएंगे कैसे उसको हम उदाहरण सहित आपको समझाएंगे। तो फॉर है रीज़न के लिए, जब कोई कारण बताया जाता है, ठीक है, जैसे एक शब्द है क्योंकि, इसलिए, इस कारण, इस तरीके से ऐसे कोई शब्द मिल जाए तब हम इसका यूज़ करते हैं। एक चीज़ आपको और बता दें, दो शब्दों में कन्फ्यूज़न रहता है। क्योंकि अगर जो शब्द है वो फॉर से निकल रहा है या बिकॉज से निकल रहा है। आपने एक शब्द सुना होगा बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। अब यही सारी चीज़ें मैंने सामने नोट डाउन की हैं और उदाहरण के साथ आपको समझाया है, प्लीज़ देखिएगा ध्यान से। फॉर और बिकॉज का मतलब समान होता है, ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं पर फॉर का यूज़ के लिए किया जाता है, ठीक है, के लिए, आप जानते हैं फॉर के लिए यूज़ होता है। अब बिकॉज का मतलब क्योंकि होता है। लेकिन अगर कहीं पर बाई चांस सेंटेंस में ऐसा सेंस निकल रहा है कि फॉर और बिकॉज सेम पैटर्न पर यूज़ हो सकते हैं तो इनमें कोई अंतर नहीं होता। तो क्या लिखा हुआ है, परंतु फॉर से रीज़न बताया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। लिखा हुआ है फॉर और बिकॉज का मतलब समान होता है, लेकिन फॉर से क्या बताया जाता है, रीज़न, कारण बताया जाता है, तो उसे हम कंपाउंड सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। परंतु जब भी बिकॉज से रीज़न बताया जाता है तो वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। ये बड़ी बात है, यही चीज़ आपको समझनी है। अगर आप ये समझ गए तो काम हो गया। अगर आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है और आप कारण देना चाहते हैं तो आप फॉर और बिकॉज में से क्या लगाएंगे, फॉर। और अगर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना चाहते हैं और उसमें कारण देना चाहते हैं तो आप फॉर और बिकॉज में से क्या लगाएंगे, बिकॉज। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मैंने क्या कहा, फिर से देख लीजिए एक बार। फॉर और बिकॉज का मतलब समान होता है। फॉर से रीज़न बताते हैं तो उसे हम कंपाउंड सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, परंतु जब भी बिकॉज से रीज़न बताते हैं, देखिए फॉर से भी रीज़न बताएंगे, बिकॉज से भी रीज़न बताएंगे, लेकिन अगर हम फॉर से रीज़न बताएंगे तो सेंटेंस बनेगा कंपाउंड, और अगर बिकॉज से रीज़न बताएंगे तो सेंटेंस बनेगा कॉम्प्लेक्स। ये चीज़ आपको नोट डाउन करनी है। मतलब अगर आपकी परीक्षा में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें दो सेपरेशन है और आगे लिखा हुआ है इसे कंपाउंड सेंटेंस में बदलिए, और आपको पढ़ के ऐसा लग रहा है कि इसमें यार कारण पता चल रहा है, तो अगर कंपाउंड सेंटेंस है और कारण बताना है तो आप बताइए फॉर या बिकॉज में से क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। और अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आगे दिया गया है कि आप इसको कॉम्प्लेक्स में बदलिए और उस सेंटेंस को पढ़ के ऐसा लगे यार इसमें कारण बताया जा रहा है, और फिर आप फॉर और बिकॉज में से क्या लगाएंगे, तो बिकॉज लगाएंगे। क्लियर है सबको, ये चीज़ ध्यान रखना। फॉर से कंपाउंड सेंटेंस में ही रीज़न बताया जाता है, वो सिंपल और कॉम्प्लेक्स में नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फॉर से केवल कंपाउंड सेंटेंस में रीज़न बताते हैं, और बाकियों में अगर बताना हो तो किसका यूज़ करते हैं, बिकॉज का। यानी फॉर से अगर रीज़न बताओगे तो कंपाउंड में, और अगर बाकी किसी शब्द से बताओगे तो सिंपल या कॉम्प्लेक्स में बताओगे। क्लियर है सबको। अब हम उदाहरण से समझ लेते हैं। ही कुड नॉट पे द बिल, उसने बिल अर्थात जो बिल है उसका भुगतान नहीं किया, पेमेंट नहीं किया, और वो नहीं कर सका उसका पेमेंट। क्यों, क्योंकि ही वॉज वेरी पुअर,
क्योंकि वो बहुत गरीब था। अब देखिए रीजन पता चला, भाई बिल ना पे कर पाने का कारण क्या है, उसकी गरीबी। और ये कारण कंपाउंड सेंटेंस में बनाया जा रहा है, तो बताइए बिकॉज का यूज करें या फॉर का, जल्दी बताओ। तो फॉर का। और यही चीज अगर कॉम्प्लेक्स में होती तो बिकॉज का करते। देखिए ध्यान से, रश्मि रिफ्यूज टू कम विद अस, रश्मि ने हमारे साथ आने में मना कर दिया, आने से मना कर दिया। फॉर शी वॉज वेरी नर्वस दैट डे, क्योंकि वो उस दिन बहुत नर्वस थी, अब दुखी थी। अब समझना ध्यान से, अब यहां पर कारण बताया जा रहा है, उसने हमारे साथ आने से क्यों मना कर दिया, क्योंकि वो नर्वस थी। क्लियर है। अब ये जो क्योंकि शब्द निकल रहा है और सेंटेंस चल रहे हैं कंपाउंड, अब बताओ फॉर या बिकॉज, फॉर। सिंपल सी बात है। तो कितने लोगों को बात समझ में आ गई। कुछ नहीं करना है, हमने क्या किया, केवल कारण को बताने के लिए। अब देखिए फॉर के सेंटेंस चल रहे हैं, अब खुद ही बताइएगा फैन बॉयज में से क्या लगना चाहिए। मैं उदाहरण के साथ यहां समझाता हूं, आप लोग खुद देखना। फैन बॉयज मैंने यहां लिखा, अब आप खुद ही सेंटेंस पढ़ के बताना, सभी लोग सामने फोकस करेंगे। ही कुड नॉट पे द बिल, और बाई चांस मान लीजिए यहां से कुछ गायब है, ही वॉज वेरी पुअर, वह बिल का भुगतान नहीं कर सका, वह बहुत गरीब था। अब खुद ही बताओ, फॉर लगना चाहिए, एंड लगना चाहिए, नॉर लगना चाहिए, बट लगना चाहिए, और लगना चाहिए, येट लगना चाहिए, या सो लगना चाहिए। तो आपको खुद ही पता है सर, अभी मैंने कहा कि फॉर से रीजन बताया जाता है, तो सेंटेंस को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि सर कारण है उसकी गरीबी। तो एक बात बताइए, सो का मतलब होता है इसलिए, गलत। येट फिर भी, और या, बट लेकिन, नॉर ना तो ना वाला सेंटेंस आता है, एंड और, तो बचा क्या, फॉर। तो बताइए क्या लगना चाहिए, फॉर लगना चाहिए। लेकिन फॉर लगेगा तो केवल और केवल कौन से सेंटेंस में, कंपाउंड में। कॉम्प्लेक्स में लगेगा तो क्या लगेगा, तो बिकॉज लगेगा। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है, सही है सबके लिए। तो हम कहना चाहते थे कि जब भी आपको कारण पता चले तो आप कंपाउंड सेंटेंस में किसका यूज करेंगे, तो आप यहां पर यूज कर देंगे फॉर का। और देखिए दो अलग अलग सेंटेंस थे। अब एक चीज हम और पूछेंगे, सब लोग तनी फोकस करके देखना। हमें एक बात बताओ अंकित, अगर हम यहाँ पे फॉर पकड़ें और इसको सब मिटा दें, तो हमें एक बात बताओ, क्या ही कुड नॉट पे द बिल ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, वह बिल का भुगतान नहीं कर सका, है बिल्कुल है। अरे सर वो बिल नहीं चुका पाया, बस। अब कोई जरूरी तुम बताओ कि वो गरीब है, नहीं निर्भर नहीं, बस बात कर रहा हूं आप। अब बताइए, और एक बात बताओ, अगर हम इसको सब मिटा दें, जैसे ही कुड नॉट ये सब मिटा दें, और केवल हम इतना कहते हैं ही वाज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है। अब बताओ, ये भी पूर्ण सेंटेंस है। देखो अब बताओ, पहचान मिल रही है। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहली शर्त कि सर इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे ही होंगे। चेक करो, हैं, वेरी गुड। ना तो ये वाला सेंटेंस इस पर निर्भर है, ना तो ये वाला सेंटेंस इस पर निर्भर है। और सर कारण बताया जा रहा था, इसलिए फैन बॉयज में से हमने पहला फॉर यूज कर लिया, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस में अगर रीजन बताया जाए, कारण बताया जाए, तो हम किसका यूज करते हैं, फॉर का करते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यदि रीजन बताया जाए तो किसका यूज करते हैं, तो बिकॉज का करते हैं। अब बताओ, क्लियर है सबको, आ रही मजा। अब देखना नीचे वाला, रश्मि रिफ्यूज टू कम विद अस, रश्मि ने हमारे साथ आने से मना कर दिया। क्या ये पूर्ण वाक्य है? बिल्कुल है सर, कोई जरूरी नहीं कि आप उसका कारण बताएं, उसमें वो क्यों नहीं आई। ठीक, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। रश्मि ने हमारे साथ आने से मना कर दिया, पूर्ण वाक्य है, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्लियर। अब तनिक रश्मि वाला मिटा दीजिए और आगे देखिए, शी वॉज वेरी नर्वस दैट डे, वो उस दिन बहुत दुखी थी, नर्वस थी। अब ये भी पूर्ण है। इसका कोई वास्ता इस सेंटेंस से इस पर नहीं, इसका इससे नहीं। अगर इंडिपेंडेंट है तो सबसे अच्छी बात क्या करेंगे, जल्दी बताओ। अगर इंडिपेंडेंट है तो क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसे कंपाउंड बनाना है। अगर कारण पता चल रहा है तो किसका यूज कर देंगे, फॉर का। कॉम्प्लेक्स होता, कारण पता चलता तो इसका बिकॉज यूज कर देते। कितने लोगों को सेंटेंस समझ में आए हैं। और फॉर पर हमारी चर्चा हो गई है। अब एंड पर, नॉर पर, बट पर, और पर, येट पर, सो पर, इन सब पर हम अगली आने वाली क्लासेस पर चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी लोग अपने इन सबको नोट्स को, जितने भी टॉपिक्स आपको लिखाए गए, इनके नोट्स बना के रेडी रखिएगा। आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में इन सारे जो सेगमेंट हैं इन पर हम टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। परीक्षाएं निकट हैं, अच्छी सफलता के लिए तैयारी करें और सफलता आपको निश्चित मिलेगी। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और अगले वीडियो में मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए सेगमेंट के साथ जो इन्हीं श्रेणियों को आगे बढ़ाएगा। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षणम।